नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद दार्जिलिंग की पहाड़ियों में एक सवाल फिर से गूंज रहा है। क्या अब गोरखालैंड का सपना सच होने वाला है? यह सिर्फ एक नए राज्य की मांग नहीं है, यह कहानी है पहचान की राजनीति, पुराने वादे, आंदोलन, चुनावी गणित और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के। क्योंकि गोरखालैंड का सवाल सिर्फ दार्जिलिंग तक सीमित नहीं है, यह जुड़ता है नेपाल, भूटान और चीन की सीमाओं से और भारत के उस बेहद संवेदनशील इलाकों से जिसे स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट चिकन नेक कॉरिडोर यानी कि सिलीगुड़ी गलियारा के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा कॉरिडोर जो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या भाजपा सच में गोरखालैंड दे सकती है या फिर यह उम्मीद और निराशा के उसी पुराने राजनीतिक चक्र का एक और अध्याय बनने वाला है? और अगर गोरखालैंड बनता है तो इसका भारत, नेपाल और पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? आज हम करेंगे इसका कंप्लीट पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ भी इसके लिंक को साझा करिएगा। वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से, बारीकी से एक एक बात को सुनिएगा और आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं आप उसी समय कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के और आज का टॉपिक है गोरखालैंड अब बनेगा। इंडिया का इशू, नेपाल क्यों इंटरेस्टेड है इस मुद्दे पर। साथियों, इस टॉपिक के लिए जो मैंने सोर्स भी लिया है, क्योंकि इस सोर्स को आज के काठमांडू पोस्ट ने जो है बहुत प्रमुखता से छापा है, लिखता है कि आफ्टर बीजेपी हिस्टोरिक win in West Bengal, what lies ahead for the Gorkhaland dream? The BJP first ever majority government in West Bengal has revived hopes of a separate Gorkhaland state among Nepali speaking communities in Darjeeling and adjoining region. चलिए, तो आगे बढ़ते हुए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर गोरखालैंड का मुद्दा क्या है। साथियों, सबसे पहले एक बहुत बड़ा हम कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। गोरखालैंड का मांग का मतलब नेपाल से जुड़ना नहीं है या कोई अलग देश बनाने की भी मांग नहीं है और ना ही यह नेपाल के लिए कोई टेरिटोरियल डिमांड है। भारतीय गोरखा भारतीय नागरिक हैं। वे दशकों से भारतीय सेना, प्रशासन, शिक्षा और राजनीति का हिस्सा रहे हैं। तो फिर मांग क्या है? मांग है एक अलग राज्य गोरखालैंड बनाने की, जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कार्शियांग और दुआर्स के कुछ पहाड़ी इलाकों को मिलाकर बनाने की बात करती है। कारण जो बताया गया वो ये बताया गया है कि गोरखा समुदाय का एक हिस्सा यह मानता है कि पहाड़ियों में रहने वाले नेपाली भाषी भारतीय गोरखाओं की पहचान, भाषा, संस्कृति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को पर्याप्त महत्व नहीं मिला है। चलिए एक बार हम लोग मैप में इस पूरे लोकेशन को देख लेते हैं, जिससे कि ये समझना हमारे लिए और भी ज्यादा जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये इंडिया का मैप और इंडिया के मैप में आप ये वेस्ट बंगाल देख रहे हैं। वेस्ट बंगाल का जो ऊपर का ये एरिया आपको दिख रहा है, ये गोरखालैंड के लिए प्रपोज्ड एरिया है। अब इसी एरिया के पहाड़ पर रहने वाले जो नेपाली भाषी भारतीय गोरखा हैं, वो अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में जब बात करते हैं तो कहते हैं कि हमें ये सारे प्रतिनिधित्व नहीं मिले हैं, इसलिए क्या किया जाए, इसलिए हमें जो है कुछ अलग दिया जाए। इन्होंने कहा है कि कोलकाता से चलने वाला प्रशासन पहाड़ी इलाकों की जरूरतों को ठीक से नहीं समझ रहा है। लेकिन ये मांग नई नहीं है साथियों, इसकी कहानी लगभग आज से 100 साल पुरानी है। 1907 में पहली बार प्रशासनिक अलग पहचान की मांग जो है वो इस क्षेत्र में उठ चुकी थी। 1971 में गोरखालैंड शब्द राजनीतिक के रूप में जो है मजबूत हुआ। 1986 से लेकर 1988 तक आंदोलन काफी हिंसक हो गया, हजारों लोग सड़कों पर उतरे, हिंसा हुई, कई जाने गए और उसके बाद 1988 में DGHC यानी कि दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बनाया गया ताकि कुछ स्थानीय स्वायत्ता जो है वो दी जा सके। लेकिन मांग यहां खत्म नहीं हुई। 2007 में आंदोलन को एक नया चेहरा मिला जब बिमल गुरुंग के नेतृत्व में एक नया फेज शुरू हुआ। फिर 2011 में GTA यानी कि गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन बना और उम्मीद था कि अब समाधान जो है वो निकल जाएगा। लेकिन फिर आया 2017, जब बंगाली भाषा को लेकर विवाद के बाद दार्जिलिंग में एक बहुत बड़ा आंदोलन भड़क गया और 100 दिनों से ज्यादा बंद, भारी तनाव और एक बार फिर वही सवाल कि क्या सिर्फ
ऑटोनॉमी काफी है या फिर एक अलग राज्य है इसका समाधान है। साथियों, कुछ तस्वीरें मैं 2017 के आंदोलन की आपके सामने रखूं तो इससे और समझना आसान होगा। ये 2017 के आंदोलन की तस्वीर है जो गोरखालैंड मूवमेंट से है और माना यह गया कि ये कम से कम 100 दिन से ऊपर जो है ये आंदोलन चला जो कि गोरखालैंड के डिमांड की बात हुई। वेस्ट बंगाल में भाजपा की सरकार आ चुकी है और मेजोरिटी से आ चुकी है, इसलिए क्योंकि भाजपा ने यह वादा किया था तो इसी वादा के ऊपर जो है वो बात हो रही। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि गोरखालैंड का मुद्दा अचानक इतना बड़ा क्यों हो गया। साथियों, मैंने कहा कि भाजपा की सरकार आई है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो राजनीतिक बदलना। पहले दिल्ली में एक पार्टी की सरकार होती थी और पश्चिम बंगाल में दूसरे पार्टी की सरकार होती थी और इस वजह से अक्सर दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो बातों को टाल देते थे। राज्य सरकार कहती थी कि केंद्र हमें मदद नहीं करता है, केंद्र कहता था राज्य सरकार हमारा साथ नहीं दे रहा है, यानी मामला आगे बढ़ने के बजाय वहीं अटक जाता था। लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि तस्वीर जो है वो बदल सकती है। अगर दिल्ली और कोलकाता दोनों एक जगह की अगर हम बात करें तो दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार हो तो लोगों को उम्मीद होती है कि फैसला लेना आसान हो जाएगा और इसी वजह से गोरखालैंड की मांग करने वाले कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर पहले राजनीति वजह थी तो अब बहाना नहीं होना चाहिए। उन्हें लग रहा है कि अब शायद कोई बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी और इसके मतलब को हमें समझना होगा कि क्या गोरखालैंड पक्का बन जाएगा। साथियों, भाजपा ने पहले भी कई बार कहा है कि गोरखा लोगों की पहचान, अधिकार और समस्या का समाधान वो करना चाहती है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि भाजपा ने हमेशा साफ साफ ये नहीं कहा है कि पूरा अलग राज्य ही जो है वह गोरखा के लिए बना देंगे। और यहीं से सबसे बड़ा फर्क शुरू होता है। समस्या का समाधान करना और अलग राज्य बनाना दोनों हमेशा एक बात नहीं होती। मतलब सरकार कई रास्ते जो है वो चुन सकती है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए मैप को देखें और मैपों को समझें। इसको आई सपोर्ट गोरखालैंड, ये उसी आंदोलन की चीज है। सुभाष घिसिंग, इन्होंने 1986 में गोरखालैंड मूवमेंट को जो है वो इसका आंदोलन को चलाया। द दार्जिलिंग क्रॉनिकल से मैंने इस इमेज को आपके लिए लिया है। गोरखालैंड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, गोरखालैंड इशू के बारे में बात कर रहे हैं तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पर ये दार्जिलिंग, कालिंपोंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट को ही अगर हम बात करें, ये जो क्षेत्र है जिसमें अलीपुरद्वार, नगरकाटा, माल बाजार है ना, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है इसको दोवार रीजन कहते हैं। साथियों, गोरखा यहाँ जो आपको मिलेंगे वो नेपाली बोलने वाला मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा यहाँ बंगाली और आदिवासी अलग भाषाएं जो है वो हमें देखने को मिलती। हमने कहा आंदोलन की जो शुरुआत हुई 1907 में जो है वह यूनाइटेड हिल लीग जो है गोरखा लीडर्स के द्वारा बना था, जिनका उद्देश्य ये था कि जो भी हिल्स पे रहने वाले, पहाड़ी पर रहने वाले लोग हैं उनके अधिकारों को जो है वो क्या किया जाए, उनकी रक्षा की जाए। 1947 पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वह बात क्या होने लगी, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स की बात होने लगी दार्जिलिंग के हिल रीजन के लिए। 1953 में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल स्टैब्लिश हुआ। 1980 में जेएम जो है वो उन्होंने एक सेपरेट गोरखालैंड स्टेट की डिमांड की। 2017 में, माफ कीजिएगा 7 में अगर हम बात करें तो प्रोटेस्ट जो है शुरू हुआ। 2011 में गोरखा लैंड टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन जीटीए स्टैब्लिश हुआ और 2017 में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जो है इन्होंने एक नया मांग शुरू किया जो कि बिमल गुरंग जो है उनकी लीडरशिप में इस मांग की शुरुआत हुई। तो हमने कहा कि सरकार ने, मतलब भाजपा ने कई बार ये कहा कि गोरखा लोगों की जो पहचान है उनके ऊपर हम विचार करेंगे और नए राज्य बनाना जो है वो अलग अलग बातें हैं और सरकार के सामने कई सारे विकल्प हो सकते हैं, जैसे कि पहाड़ी इलाकों को ज्यादा अधिकार देना, वहां के स्थानीय सरकार को मजबूत करना, लोगों की भाषा और पहचान को ज्यादा सुरक्षा देना या फिर एक अलग राज्य बनाना। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार आखिरी रास्ता ही जो है चुना जाए। इतिहास में ये दिखता भी है कि डीजीएससी बना, यानी कि दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बना, फिर जीटीए बनाया गया 2011 में जो कि गोरखालैंड टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है। यानी सरकार ने बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया है, लेकिन आज तक पूरा गोरखालैंड राज्य नहीं बना। और इसलिए असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि लोग गोरखालैंड क्यों मांग रहे हैं, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार सच में इतना बड़ा फैसला लेना चाहती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या गोरखालैंड सच में कानूनी तौर पर बनाया जा सकता है। साथियों, अगर हम भारतीय संविधान को देखें तो भारतीय संविधान में संसद को यह ताकत प्रदान है कि वो एक नए राज्य को जो है बना सकती है। यानी केंद्र सरकार अगर चाहे तो नया राज्य बना सकती है।
किसी राज्य की सीमा को बदल सकती है या किसी इलाके को अलग करके एक नया राज्य भी बना सकते हैं। इसलिए कानून के हिसाब से गोरखालैंड बनाना पॉसिबल है, लेकिन यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। कई लोग सोचते हैं कि जब तक वेस्ट बंगाल सरकार हां नहीं बोलेगी तब तक गोरखालैंड नहीं बन सकता, लेकिन मामला साथियों यहां थोड़ा अलग है। संविधान ये कहता है कि केंद्र सरकार पहले राज्य विधान सभा से जो है वो राय मांगती है। मतलब वेस्ट बंगाल असेंबली अपनी बात रख सकती है, सपोर्ट कर सकती है या अपोज भी कर सकती है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझना है वो ये है कि उसकी हां जरूरी नहीं है। यानी कि अगर भाजपा चाहती, यानी कि जो एनडीए सरकार है वो चाहती, तो ममता बनर्जी के शासन में भी गोरखालैंड एक नया राज्य बना सकती है ना। क्यों? क्योंकि आप इस बात को समझ सकते हैं, राज्य सरकार हां बोले ना बोले उससे कोई मतलब नहीं, राज्य सरकार से केवल राय ली जाती है, लेकिन फाइनल अप्रूवल जो है वह केंद्र सरकार अपने तरफ से करती है। यानी कि कानूनी तौर पर संसद चाहे तो गोरखालैंड राज्य को पहले भी बना सकती थी, लेकिन देश सिर्फ कानून से नहीं चलता है साथियों, राजनीति भी चलती है। और असली मुश्किल यहीं से शुरू होती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय से राज्य के बंटवारे का जो है वो विरोध होता रहा है। इसलिए 2023 में विधानसभा में एक नारा भी बहुत तेजी से उठा था, और वो नारा था जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। वो नारा आपको जो देखने को मिलेगा वो नारा ये था, बंगाल का बंटवारा नहीं होगा। तो सबसे जरूरी बात यहां समझनी होगी कि किसी चीज का कानून में पॉसिबल होना और राजनीति में सच में हो जाना दोनों अलग है। यानी कानून रास्ता दे सकता है, लेकिन राजनीति रास्ता को रोक भी सकता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि गोरखालैंड की मांग सिर्फ अलग जमीन या नए राज्य बनाने की मांग है, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस मुद्दे का बड़ा हिस्सा जो जुड़ा हुआ है वो है पहचान से। कई भारतीय गोरखा लोगों को लगता है कि लोग अक्सर उनकी पहचान को ठीक से नहीं समझते। कई बार उनसे पूछा जाता है कि क्या आप लोग नेपाल से हो, या कुछ लोग उनसे गलती से नेपाली इमिग्रेंट समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि भारतीय गोरखा जो है वो भारत के नागरिक हैं। उनके कई परिवारों की अगर हम बारे में बात करें, हमने कहा सबसे बड़ी आइडेंटिटी को लेकर और नागरिकता को लेकर, तो हमने कहा कि भारतीय जो गोरखा हैं वो भारतीय नागरिक हैं। उनके परिवार कई पीढ़ियों से भारत में रह रहे हैं। उन्होंने भारतीय सेना में सेवा दी है, देश के लिए कई लड़ाई लड़ी है। और राजनीति की बात करें, पढ़ाई की बात करें, खेल की बात करें, नौकरी की बात करें, हर जगह इनका योगदान जो है वो बराबर है। फिर भी कई लोगों को लगता है कि उनकी भारतीय पहचान को उतनी पहचान नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। और यहीं से मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि पहचान का बन जाता है। कई गोरखा संगठन कहते हैं कि हमें सिर्फ सड़क, बिजली और विकास नहीं चाहिए, हमें अपनी पहचान का भी सम्मान मिलना चाहिए। यानी हम सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने आत्मसम्मान और अपने पहचान की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जहां ये जरूरी बात बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं मैं आपको कि इंडिया गोरखा और नेपाली सिटीजन एक चीज नहीं है, दोनों अलग हैं। भारतीय गोरखा भारतीय नागरिक हैं, और गोरखालैंड की मांग का मतलब है कि नेपाल से उन्हें जोड़ना नहीं है। नेपाल या किसी अलग देश से जो है जुड़ के या एक अलग देश बनाने की बात नहीं हो रही। यह भारत के अंदर ही एक राजनीतिक और प्रशासनिक मांग है। इसलिए अगर इस मुद्दे को सच में समझना है तो सिर्फ राजनीति नहीं, लोगों की भावना और पहचान को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि कई लोगों के लिए सवाल सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि उनकी पहचान का भी है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो है जियो पॉलिटिक्स का मुद्दा। साथियों, आप अपने स्क्रीन पर एक बार थोड़ा सा मैप देखिए। दार्जिलिंग का एरिया आपको देखने को मिल रहा है। पश्चिम का बॉर्डर अगर आप देखेंगे तो नेपाल है। पूरब में यहां दक्षिण पूर्व में आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा, और यहां अगर आप देखेंगे उत्तर पूर्व में तो आपको भूटान देखने को मिलेगा। यानी ये जो दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है वो 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से है। नेपाल के साथ अगर हम बात करें साथियों, तो पश्चिम में यही मेची नदी है जो कि सीमा साझा करती है। 1816 की सुगौली की संधि के अनुसार अगर हम बात करें तो 101 किलोमीटर की सीमा जो है वो आपको देखने को मिलेगा। भूटान के साथ अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ एक नदी है जिसका नाम है देचू रिवर। यह यहाँ 30 किलोमीटर की सीमा जो है भूटान के साथ है। और बांग्लादेश के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ नदी मिलेगी आपको महानंदा रिवर, और 19 किलोमीटर की सीमा जो है वो बांग्लादेश। यानी कि यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, 3 नदियां मेची, देचू और महानंदा, और 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को भी जो है वो आप अपने दिमाग में बना के रखिएगा। साथियों, अब यहीं से हमें जियो पॉलिटिक्स को लेकर चलना है, और हमें समझना है कि गोरखालैंड का मामला सिर्फ राजनीति या पहचान तक सीमित क्यों नहीं। साथियों, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, जिस एरिया के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को जो है वहां दिखाया है। अब 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को आपने देख तो लिया है। अब थोड़ा ध्यान से आप देखिए, ये आपको नेपाल दिख रहा है, ये आपको भूटान दिख रहा है, और ये आपको बांग्लादेश दिख रहा है।
ये पूरा का पूरा एरिया आपको वेस्ट बंगाल का ऊपर का एरिया, जो कि हमने दार्जिलिंग के बारे में बात किया, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, अलीपुरद्वार के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप देखिए पूरा का पूरा जो कॉरिडोर है, जिसको कि हम चिकन नेक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव लोकेशन है। यह इलाका नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको चाइना का भी काफी करीब का एरिया देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात अगर यह है कि यही जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ये भारत का बेहद अहम इलाका है, जो हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से या चिकन नेक के नाम से जो है इसके बारे में कई बार चर्चा हो। अब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका जवाब हर भारतीयों को या हर व्यूअर्स को ये बात पता है कि अब भारत के लिए एक बहुत ही पतली या सकरी जमीन की पट्टी ही नहीं है, यह वह एरिया है जिससे भारत नॉर्थ ईस्ट के बाकी 7 राज्यों से जो है वह जुड़ता है। अगर रास्ता ये किसी तरह से प्रभावित होता है तो ये सिर्फ दार्जिलिंग तक ये मामला सीमित नहीं होगा, बल्कि इसका असर जो है वो नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, इस नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में सेना की आवाजाही से लेकर अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य आपको दिख रहे हैं, चाहे हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन राज्यों के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो पूरी की पूरी कनेक्टिविटी टूट जाएगी, सेना की आवाजाही टूट जाएगी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कनेक्टिविटी टूटेगी, तो बॉर्डर सिक्योरिटी पर भी असर पड़ेगा। और यही वजह है कि दिल्ली इस इलाके को सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक मुद्दे की तरह नहीं देखती, बल्कि केंद्र सरकार के लिए सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मामला नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है। यानी जब भी गोरखालैंड पर कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा और उस पर सोचा जाएगा, तो सरकार सिर्फ ये नहीं देखेगी कि लोग क्या मांग कर रहे हैं, सरकार ये भी सोचेगी कि इसका असर देश की सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति पर क्या पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि इतने सालों से यह मुद्दा बार बार उठता है, लेकिन फैसला लेना आसान नहीं होता। साथियों, भाजपा की असली पोजीशन क्या दिखती है, ये एक बहुत जरूरी सवाल जो है वो सभी के व्यूअर्स के दिमाग में होगा। और यहां थोड़ा बैलेंस रहना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर 2 एक्सट्रीम जो है वो सुनने को मिलते हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि अब गोरखालैंड पक्का बनकर रहेगा, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में है। भाजपा के बड़े नेताओं ने कई बार यह बात कहा है कि गोरखा समुदाय की समस्याओं का समाधान संविधान के दायरे में निकाला जाएगा, लेकिन साथ में एक बात और भी कही है कि बंगाल का बंटवारा किए बिना। अब इसका मतलब क्या निकलता है साथियों, अगर इस पूरे बात का हम यहीं से विश्लेषण करना शुरू करें और ग्राउंड रियलिटी को देखें, तो आगे कुछ पॉसिबल रास्ते देखते हैं। अगर पहले सिनेरियो को देखें, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा लगती है कि जीटीए को और ज्यादा ताकत जो है वो दे दिया जाएगा। जीटीए को और ज्यादा ताकत देने का मतलब क्या हो गया? जीटीए को और ज्यादा ताकत देने का मतलब है कि पहाड़ी इलाकों की लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दिया जाएगा, ताकि लोग अपने इलाकों के फैसले खुद ज्यादा से ज्यादा ले सके। यानी कि आसान भाषा में अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग जीटीए 2.0, स्ट्रॉन्गर मोर ऑटोनोमस दार्जिलिंग जो है बना दिया जाएगा। ठीक। दूसरा अगर हम बात करें तो यह हो सकता है कि ज्यादा ऑटोनॉमी, यानी कि कुछ लोगों का मानना है कि सरकार 6 शेड्यूल जैसी व्यवस्था पर जो है वो सोच सकती है। इलाकों को ज्यादा प्रशासनिक अधिकार, ताकि स्थानीय पहचान और शासन दोनों मजबूत हो। तीसरा सिनेरियो यह सकता है कि यहां कोई नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किया जा सकता है, यानी सरकार कोई नया बीच का रास्ता निकाल सकती है, जो ना पूरा राज्य हो, ना सिर्फ पुरानी व्यवस्था जैसा हो, यानी नया पॉलिटिकल पैकेज। चौथा सिनेरियो ये हो सकता है कि सरकार पूरा गोरखालैंड राज्य ही बना दे, और ये सबसे बड़ा और सबसे इमोशनल ऑप्शन है। लेकिन अगर अभी की राजनीति को देखें तो इसकी संभावना सबसे कम दिखाई देती है, क्योंकि नया राज्य बनाना सिर्फ कानूनी नहीं, बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला होता है, और बंगाल के बंटवारे का विरोध भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। इसलिए अभी भी रियलिटी में पूरा स्टेटहुड सबसे कम पॉसिबल ऑप्शन दिखता है। यानी अगर हम इसको बहुत आसान भाषा में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी समाधान आने की संभावना हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह पूरा गोरखालैंड राज्य हो। साथियों, लेकिन अब एक सवाल जो भारत ही नहीं, नेपाल में भी काफी लोग पूछते हैं, अगर गोरखालैंड बनता है तो क्या उसका नेपाल से कोई कनेक्शन होगा? साथियों, अगर सीधा सपाट जवाब दें, ऑफिशियल जवाब दें, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। गोरखालैंड की मांग का मतलब नेपाल से जुड़ना नहीं है, ना इसका मतलब कोई नया देश बनाना है, ना ही इसमें नेपाल की जमीन या सीमा को हम में जोड़ लेना है। यहां एक बात बिल्कुल साफ समझना है कि इंडियन गोरखास और नेपाली सिटीजन एक जैसी चीज नहीं है। भारतीय गोरखा भारत के नागरिक हैं, और गोरखालैंड की मांग भारत के संविधान के अंदर की एक राजनीतिक और प्रशासनिक मांग है। यानी ये पूरी तरह से भारत का इंटरनल इशू, आंतरिक मामला है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग एंगल जरूर आता है कि इनडायरेक्टली या परसेप्शन लेवल पर इसका असर नेपाल पे महसूस हो सकता है,
क्योंकि नेपाल के में कुछ लोग इसे शेयर्ड एथनिक आइडेंटिटी यानी कि एक जैसी सांस्कृतिक या भाषाई पहचान के नजरिए से देख सकते हैं। साथियों, दार्जिलिंग और नेपाल के कुछ हिस्सों में भाषा और संस्कृति में कुछ समानताएं देखने को मिलती, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि नेपाल का कोई टेरिटोरियल क्लेम है या गोरखालैंड कभी नेपाल में मिल जाएगा। ऐसा कोई ऑफिशियल डिमांड नहीं है, ना संप्रभुता का सवाल है, ना बॉर्डर बदलने का सवाल है। इसलिए आसान भाषा में आप समझें तो बस यही समझिए कि अगर गोरखालैंड कभी बनता भी है तो वह भारत के अंदर एक नया राज्य होगा, ना कि नेपाल का हिस्सा। और यही सबसे जरूरी बात है, यहां इंडिया वर्सेस नेपाल मुद्दा नहीं, यह भारत के अंदर का संवैधानिक और राजनीतिक मुद्दा है। और दूसरा सबसे जरूरी सवाल यह है कि अगर गोरखालैंड बनता है तो फायदा क्या हो सकता है। साथियों, जो इसके समर्थक हैं उनका यह कहना है कि पहाड़ी इलाकों में फैसले जल्दी होंगे, पर्यटन यानी कि टूरिज्म पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहा यह जा रहा है कि दार्जिलिंग की फेमस टी इकोनॉमी को जो है वो बूस्ट मिल सकती है, सड़क, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। क्या नया राज्य अपना खर्च चला पाएगा? सरकार की कमाई कितनी होगी? क्या केंद्र सरकार पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा? यानी फायदा भी है और प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में जल्द गोरखालैंड बनने वाला है? साथियों, अगर रियलिटी देखें तो अभी तुरंत गोरखालैंड बनने की संभावना कम लगती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी रुकावट है, वो है बंगाल में इसका मजबूत विरोध। इसका यह इलाका सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत सेंसिटिव है, कानून और राजनीतिक प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती, और बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क भी हो सकता है। तो अभी सबसे ज्यादा संभावना किस चीज की लगती है? संभावना यह है कि ज्यादा ऑटोनॉमी यानी कि ज्यादा अधिकार वाले मॉडल को रखा जा सकता है, जीटीयू को ज्यादा पावर या कोई नया एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। लेकिन अगर सरकार सच में परमानेंट सॉल्यूशन चाहती है तो आने वाले 2 से 5 साल काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इंडिया नेपाल कनेक्टेड बाय सिविलाइजेशन, ओपन बॉर्डर है, शेयर हेरिटेज है, एंड्रिंग फ्रेंडशिप है। गोरखालैंड इंटरनल मैटर जो है वो आपका इंडिया का है, और गोरखा के ऊपर एक चक्रव्यूमा गोरखा, भोटू सिंह छेत्री ने जो है यह नॉवल लिखा है, जिसमें इस पर बातों पर जो है वो चर्चा हुआ। हमने इकोनॉमिक डायमेंशंस के बारे में बात की कि अपॉर्चुनिटीज क्या है, चैलेंजेस क्या है। हमने बात किया कि क्या अनसर्टेनिटी जो है वो आपको यहां देखने को मिलेगी। अंततः साथियों, हम ये कह सकते हैं कि गोरखालैंड सिर्फ एक राज्य की मांग नहीं, यह पहचान, सम्मान, भाषा, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक विश्वास का सवाल है। लेकिन यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संवैधानिक राजनीति और संघीय ढांचे से भी जुड़ा मुद्दा है। भाजपा की बंगाल जीत ने उम्मीद जरूर जगा दी है, लेकिन इतिहास यही बताता है कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों में उम्मीद पहले भी कई बार जगी है। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार सच में कोई निर्णायक समाधान निकलेगा, या फिर गोरखालैंड का सपना एक बार फिर राजनीति का मुद्दा बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं, और कैसा लगा सेशन ये भी जरूर बताएं। साथियों, अपने विचार को देना है, सेशन के बारे में बताना है, सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और हाँ, अभी तक जितने भी वीडियोस इसके पहले भी हैं, अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो उसको भी देख लीजिएगा। आपके विचार अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।